नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की ओर से अनस्टॉपेबल 21 कार्यक्रम में उपस्थित टाइम्स ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे बड़े भाई आदरणीय दिवाकर अस्थाना जी, कौस्तुभ चटर्जी जी, इस प्रोग्राम के अन्यतम अतिथि तथा इस सिलेक्शन प्रोसेस की जूरी आदरणीय गोविंद राजन जी, डायरेक्टर आईआईसी बेंगलुरु, श्रीमती सुधा रघुनाथन जी, प्रख्यात संगीत शास्त्री, शांतनु मैत्र जी, देश की एक जाने माने नाम संगीत की दुनिया के, सभी महानुभाव, सभी आज जिनको सम्मानित किया जाएगा ऐसे सभी मित्रगण, आदरणीय मोहित जैन जी और अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले आज टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं। 21 नए बच्चों को, युवा बच्चों लोगों को अनस्टॉपेबल 21, 21वीं सदी की 21 नए बच्चों को अनस्टॉपेबल 21 के नाम पे सम्मानित करने का आज एक प्रयास किया है। मैं सभी बच्चों को तथा टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले 21 की नंबर में 21 बच्चों की चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया था, उसमें से दो बच्चे 9 साल के थे। ये 9 साल एक विषय का प्रमाणित करता है। अभिमन्यु भी शायद इन्हीं आयु में अंदर घुस गया था चक्रव्यूह के। एकलव्य जो भारत की विद्यार्थियों की एक सिनोनिमस है, उनकी कोई टीचर नहीं थे उन दिनों में, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं था, उनको 21 ब्राइट स्टूडेंट में सिलेक्शन किया था। वो तो एक प्रकार से समाज की तिरस्कारी थे, तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी इसे पढ़ने के लिए। ऐसे सामाजिक वर्गीकरण से आने वाला एकलव्य भी शायद 9-10 साल का होगा। हमारी भारतीय सभ्यता में, जिसके बारे में अभी कौस्तुभ जी बार बार उल्लेख कर रहे थे, हम अपने बचपन पे गाना सुन रहे थे, हम होंगे कामयाब, उस परंपरा के जो पहला पहला नाम होगा, कुछ नामों को आज की पीढ़ी के बच्चे पहली बार भी शायद सुनेंगे। आपने कभी किसी ने बाजी राउत का नाम नहीं सुना होगा, या जोरावर सिंह जी की नाम नहीं सुना होगा। सिख संप्रदाय में गुरुओं के बच्चे किस उम्र में शहादत दिए थे, गुलामी के सामने सर नहीं झुकाना, देश के लिए मर मिटना, जोरावर सिंह, फतेह सिंह से ही हम सीखते हैं, बाजी राउत जी से सीखते हैं। आप लोगों ने अभी अभी G20 में कोणार्क चक्र की चित्र देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल लीडरशिप को उसके नीचे मिला। उस कोणार्क को बनाने वाले में इस 21 ग्रुप में से जैसे कोई एक लड़का था, धर्मपद। हमारी देश में और दुनिया में, हमारी देश केवल नहीं है, अभी संसद की नई भवन आई है। मैं अनुरोध करूंगा जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, कम से कम इन 21 बच्चों को संसद की नई भवन दिखा के लेके आए। और संसद की नई भवन में एक 21 साल का नीचे के बच्चे की फोटो है, मूर्ति है। उस मूर्ति में यह चरित्र किया गया है,
मगध साम्राज्य में जब अन्याय अत्याचार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन हुई, ऐसे ही एक छोटा सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य जैसे उनको कोई गुरु मिला, यानी उस समय में कोई उनको टाइम्स ऑफ इंडिया मिला। गुरु ही तो आज भी आपके हैंड होल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा। उस चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति के सामने नीचे लिखा गया है, मैं आने वाले दिनों में एक साम्राज्य बनाऊंगा। आपके भरोसे भारत की जो गाने के एक दूसरी पक्ष के बारे में चर्चा किया, हम हो गए कामयाब, देख लो। मैं थोड़े देख लो वाले शब्द से सहमत नहीं हूं। ये तो शुरुआत ही है। हम होंगे कामयाब इस आत्मविश्वास से भरने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन देख लो कि समय बाकी है। 2047 में देश को विकसित भारत करा के ही गाएंगे देख लो। तब तो और मेहनत करना पड़ेगा। और मैं निस्संदेह आज जिस एक पेंटर की या एआई के जिन बच्चों की आज सम्मानित किया जा रहा है, उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है, उनको स्वीकृति दिया जा रहा है। सम्मान तो तब आप लाएंगे देश के लिए जब देश बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो रहा है। इन दिनों में क्या क्या हुआ इस देश में, पिछले अगर कुछ महीने में हम देखें, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में एक घटना मेरे को याद दिलाती है। एक ग्रुप जो सामंतवादी थे, फ्यूडल थे, रेसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के रंग काले हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं है अपने बारे में निर्णय करने के लिए। उन्होंने इसलिए 1835 में एक एजुकेशन सिस्टम लाया देश में, मैकोले मिनट्स उसको कहा जाता है। जिन लोगों ने हमको 250 साल शासन किया, उस देश में जब आजादी का अमृत हम महोत्सव बना रहे, एक भारतीय मूल की व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। उतना नहीं, हम उसी साल हम हो गए कामयाब। कैसे? उनको पीछे छोड़ के हम यूके को पीछे चढ़ के 5 नंबर की इकोनॉमी बने, यूके को पीछे छोड़ के। ये पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। आज भारत में दुनिया की सबसे नया उद्यमियों का देश, स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योर्स का लगभग 1 लाख नया स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में बन चुके हैं। कभी आपकी पीढ़ी के बच्चे कभी मैप माई इंडिया में पूछना वर्मा जी का, वो है कि नहीं है, नहीं तो गूगल में पूछना कि भारत 60 दशक में भारत की फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति थी। 60 के दशक में भारत में फूड स्कैरसिटी थी। कभी एक ने फेमस नारा आप लोगों ने सुना होगा, जय जवान जय किसान। किसने दिया था ये नारा? किसने दिया था? ये टीचर क्यों बताते हैं? बच्चे को बताने दो, तो हम कितना देखें, कितना हो गए हैं तैयार भी पता चलेगा ना। किसने दिया था वो नारा? क्यों दिया था वो नारा? किस बैकग्राउंड पे नारा दिया था? हमारी देश के साथ पड़ोसियों ने युद्ध कर दिया। देश में फूड ग्रेन की स्कैरसिटी हुई, तो देश के किसानों को शास्त्री जी ने आह्वान किया कि उत्पादन बढ़ाओ। उसकी पहले जो पुराने लोग होंगे या उन दिनों में जाके 90s, 50s, 60s की टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज को पढ़ना थोड़ा आज जाके घर में, PL4 उस स्कीम को टाइप करना और पढ़ना क्या लिखा था उसमें। हमें खाद्यान्न नहीं था, हमें बाहर से खाद्यान्न को खरीदना पड़ा। कहां से हम खरीदे थे? हम अमेरिका से खरीदे थे। कोई मुफ्त में नहीं दिया था हमको किसी ने, हमको खाद्यान्न खरीदना पड़ा और अच्छे क्वालिटी के नहीं आए थे। वो दिन भी हम लोगों ने देखा, इस देश ने देखा। और आज क्या है? आज हमने 150 देशों को इस बार कोरोना में वैक्सीन भेजा और 40 देशों को मुफ्त में वैक्सीन भेजा।
ये भारत की नई पहचान हो रही है। भारत एलिट क्लब में खुद को पहुंचाया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा इंडिया इज ऑन मून। सोमनाथन जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी नाउ इंडिया इज ऑन मून। भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति के कारण, साइंटिफिक विल पावर के कारण भारत की विक्रम और प्रज्ञान पहुंच गए। और आपने देखा होगा प्रज्ञान ने थोड़ा उछल कूद भी किया, पहुंच के चला और थोड़ा एक बार उठने का भी कोशिश किया। ये इंडिकेशन क्या, साइंटिस्ट कहते हैं ये इंडिकेशन है ये कभी आने वाले दिनों में चंद्रयान 4 में मिट्टी को लेके लौटेगा। ये भारत की साइंटिफिक टेम्पर की कैपेसिटी है। G20 की समिट हुई। G20 की समिट में जो चीज दुनिया ने हमको सोचा ही नहीं था ऐसे हो गया। क्या सच में एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट, लीडरशिप डिक्लेरेशन हो पाएगा? हुआ। विश्व में अभी अभी जो घटना हो रहे हैं खाड़ी की देशों के अंदर, पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर, भारत की पोजीशन को देखिए। भारत को कोई बदलना नहीं पड़ रहा है। भारत की सोची समझी विदेश नीति दुनिया के द्वारा प्रशंसित हो रही है। ये भारत की नई पहचान है। उस G20 में कई सारा चीज हुए, लेकिन एक चित्र में नई पीढ़ी के सामने कह रहा हूं। कभी सोचिए भारत की प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए बाहर की रूम पे इंतजार करना पड़ रहा था। भारत के एक पुराने राजदूत कहें मेरे को, अभी अमेरिका में रहे हुए एक राजदूत कहें कि हम लोग पहले जब जाते थे अमेरिका में, बहुत पुराने नहीं, अभी 2-3 दशक पहले, हमें हमारी समतुल्य लोगों को छोड़ो 10 हायरार्की में 10 स्टेप छोटे लोगों को मिलना पड़ता था। और आज जाति के जनक पूज्य बापू जी की समाधि स्थल पे दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी ठीक 1 महीना पहले 10 सितंबर को विश्व की सभी नेताओं को खाली पैर पे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा कर दिए। वो चित्र को थोड़ा कल्पना करिए। और अभी अब उसमें दुनिया में और एक चीज हुआ। विश्व के गरीब देशों को, इमर्जिंग इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, कहा कि आपके बारे में भी हम चिंता करेंगे। और उनको G20 में ग्लोबल साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन की लीडरशिप को परमानेंट मेंबर दिया, भारत ने दिलवाया। अभी चाइना में एशियन गेम पूरा समाप्त हुआ है। कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि 107 मेडल भारतीय एथलीट्स ने जीत के लेके आया, देश की गौरव बढ़ाया। मित्रों, अगर उसको इन दिनों में और 1-2 घटना हो रहा है। देश में बेरोजगारी जो 2016-17 में 17-18 में एवरेज 6% होता था, वो आज घट के 3% में पहुंची है। इन्फ्लेशन स्टेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस राइज एकदम मध्यवर्गीय लोगों को दिक्कत नहीं दे रहा है। विश्व की स्थिति को थोड़ा समझिए। आधे विश्व एनर्जी क्राइसिस में है, आधे विश्व पॉलिटिकल क्राइसिस में है। इसके बाद भी भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रित है, स्टेबल है। भारत में काम करने की लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में इन दिनों में एनएसएसओ ने जो डाटा दिया है उसमें 2 चीज कहा है। मैं इसीलिए नई पीढ़ी के सामने इसको उल्लेख कर रहा हूं, इसकी एक महत्व है। भारत में पहले अपने आबादी में जितने लोग काम करने लायक है, लगभग 90 करोड़ लोग हमारे वहां काम करने की एज ग्रुप में है, 15 से 59 तक। उसमें से 50% लोग काम करते थे। डेवलप्ड इकोनॉमी में उसकी संख्या 75 तक होती है, हमारे वहां 50% काम करते हैं। इसके अर्थ है और कुछ लोग काम कर सकते हैं। इन दिनों में जो एनएसएसओ की डाटा आई है, ये 50% बढ़ के 57% हो गया है, 50% 57% हो गया है। 7% की संख्या बढ़ी है। और उसमें विशेष करके किसकी
पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ी है, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ी है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। पहले 100 में से महिला 23 काम करते थे, बाकी 77 पुरुष काम करते थे। अभी महिला 37 काम कर रहे हैं, 14% की ग्रोथ हुई है। मैं मित्रों ये सब कह रहा हूं, इसी को अगर कहेंगे तो इस गाने के साथ भी जुड़ता है, हम होंगे कामयाब। देख लो वाला थोड़ा, में डेमोक्रेसी में मेरा ओपिनियन है, थोड़ा हाथ में रखिए, दिखाएंगे दुनिया को थोड़ा 50 साल के बाद, 25 साल के बाद। और हमारी दिखाने का तरीका किसी को दादागिरी करना नहीं है। जैसे आज हम 125 देशों में मेडिसिन भेजे थे, खाद्यान्न भेजे थे, दुनिया की सभी गरीबों की चिंता करने का दायित्व भारत की है। इसी की नाम है वसुधैव कुटुंबकम, इसी की नाम है इंडिया मूवमेंट। यही है इंडिया मूवमेंट, ये भारत के मूवमेंट आ चुका है। और उसमें हमारी संभावनाएं कितने हैं, किसकी जिम्मे में है, आने वाले 25 साल में क्या होगा। अब जानते हैं भारत में, अगर मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, भारत में 15 से 29 एज ब्रैकेट में 40 करोड़ लोग हैं, अमेरिका से ज्यादा 40 करोड़ लोग हैं 15 से 29, जिसमें से ये सब लोग हैं, ये सब तो गजब की लोग हैं। इतने ही नहीं, इस आयु वर्ग में सभी लोग गजब के लोग हैं। भारत की आबादी में अगर 35% की, मैं 29 को और 6 साल जोड़ दूं, आबादी के पॉपुलेशन की 60% लोग आ जाते हैं 1 to 35 के अंदर। यही है भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड। और उसमें अगर थोड़ा और एक स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रखूं, पढ़ने की उम्र है 3 to 23। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना से, एनईपी की इंप्लीमेंटेशन से आज भारत में सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। एज 3 से 23 में भारत में 50 करोड़ बच्चे हैं। एनईपी उनको विश्व के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार कर रहा है। आज हम स्टडी इन इंडिया की प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं। खूब जल्दी, खूब शीघ्र हम फॉरेन यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने वाले हैं। भारत से 10 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत की एक मोटा अनुमान में 25 बिलियन यानी 2-2.5 लाख करोड़ रुपया बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे वहां भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हम ज्ञान की दुनिया को सीमित करके रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए विश्व की अच्छे गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी भारत में भी आए, भारत की विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करे, इसकी भी हम नीति बना रहे हैं। आज भारत के बच्चे बहुत बड़ा सोचे, थिंक बिग, ड्रीम बिग। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे थे, वो सपना ऐसे होनी चाहिए जिसमें रात भर नींद ना आए। ऐसे हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं फिर जो इंडिया मूवमेंट आ गया है, देश की उपलब्धि आ गया है, देश की उपलब्धि युवा वर्ग की कंधे पे आज है। ये सफलता आपकी है और आगे की दायित्व भी आपकी है। आज जो 9 साल में है, आने वाले 25 साल में उसकी आयु होके जाएगा 34। 34 साल में क्या होगा? शायद वो एआई की एक नई परम एकदम अल्टीमेट हो चुका होगा, एआई की और कुछ फॉर्म आ चुका होगा। लेकिन एआई प्लस भारत की व्यवस्था में, भारत की सभ्यता में परमानेंटली एक चीज है, वो है एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस। भारत कभी अपने को खोता नहीं है। पिछले कई हजार साल से भारत में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है। मैं बहुत पुराना ना जाऊं, नालंदा, तक्षशिला, चीन की परिव्राजक तो भारत ही आए थे ना।
क्यों आए थे पढ़ने के लिए? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गांव में एक यूनिवर्सिटी छोटा मोटा था। उस यूनिवर्सिटी में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्रमाणित करता है हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों शिक्षा प्रणाली वहां दिया जाता था। और उसको देखने के लिए चीन परिव्राजक वेन्सा आए थे वहां। केवल वहां नहीं गए थे वेन्सा भारत के कई इलाका में गए थे। भारत की ज्ञान परंपरा, भारत एक ज्ञान आधारित समाज है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है और 21st सेंचुरी दुनिया में एक ज्ञान आधारित सभ्यता को दिखता है। और निस्संदेह आज जो सीड्स हम डाल रहे हैं, जो आज जो बीज हम बो रहे हैं आज की प्लेटफॉर्म पे, अनस्टॉपेबल 21, 21वीं सदी में अनस्टॉपेबल 21 ऐसे अनेक 21 होनहार बच्चों को ढूंढ निकालेगा और हम दुनिया की जिम्मेवारी ग्लोबल सिटीजन बनाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को फिर मैं धन्यवाद देता हूं और आज की बच्चों को, इस 21 बच्चों के माध्यम से देश की सभी नई पीढ़ी के लोगों को शुभेच्छा देता हूं। आप इंतजार करिए, इंतजार करने की समय जा चुका है, अभी काम करने की समय आया है। हम सब उस काम पे जुड़े, इंडिया मूवमेंट को बरकरार रखें। बहुत धन्यवाद।